नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ और स्वागत करती हूँ। और लगातार मैं आपसे एप्रिसिएशन लेती रहती हूँ और आपको बहुत बड़ा धन्यवाद देती हूँ आप सभी लोगों को कि आप सभी लोग मुझे इस तरह से मोटिवेट करते रहते हैं, आप वीडियोस को पसंद करते हैं। और मैंने तो ये जो अपना काम है ये कुछ ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि इतना एप्रिसिएशन मिलेगा, मुझे इतना मोटिवेशन मिलेगा आप सभी लोगों से, आप इतना पसंद करेंगे वीडियोस को। लेकिन यूं ही ऐसे ही बस राह में चलते चलते एक विचार आया कि क्यों ना अगर कुछ 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 भी मेरे मतलब जो भगवान ने मुझे ये शरीर दिया है, जो भी मेरा मुझे जो मस्तिष्क दिया है, हालांकि बहुत सी गलतियां भी मैं कभी करती हूँ, बहुत कुछ आपसे भी मैं सीखती हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मतलब जैसे कि तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ठीक है, तो ये जो पंक्तियां हैं ये कहीं ना कहीं मेरे हृदय को बहुत टच करती हैं। मैं ये सोचती हूँ कि बड़े भाग मानस तन पावा, ये जो बात कही है तुलसीदास जी ने बिल्कुल सही कही है कि बड़े भाग्यों से मानव शरीर मिलता है। और सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सभी ग्रंथों में मतलब इस मानव शरीर के बारे में बहुत ही कुछ गाया गया है, बहुत कुछ कहा गया है कि मतलब हमारा जो जीवन है वो अमूल्य है, हमें इसे इस तरह से वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखिए सभी लोग कमाते हैं, खाते हैं, अपना अपना सब लोग जीते हैं। ठीक है, सब लोगों की ज़िंदगी अच्छी चल रही होती है। ठीक है, अपना खाया पिया सो गए, खाया पिया और सो गए, ये सभी लोग कर लेते हैं। अपनी रोजी रोटी सब लोग कहीं ना कहीं से कमा ही लेते हैं। एक चिड़िया जो होती है वो भी कहीं ना कहीं से अपने बच्चे को दाना लाकर दे ही देती है। ठीक है, हालांकि वो एक छोटा सा जीव है, लेकिन जीवन यापन के लिए कहीं ना कहीं से ऊपर वाला दे ही देता है। ठीक है, हर किसी को। तो किसी के पास थोड़ा कम होता है, किसी के पास ज़्यादा होता है, लेकिन ये बात सच है कि अगर हमें ये शरीर मिला है तो उसकी जीवन यापन की शक्ति भी हमें ऊपर वाला देता ही है। ये बात सच है। बहुत सी समस्याएं भी आती हैं, धीरे धीरे सबके समाधान मिलते हैं। तो इसी तरह से मैं भी अचानक से मेरे दिमाग में ये विचार आया कि अगर मेरे शरीर से या मेरे मस्तिष्क से जो कुछ भी, अगर मेरे अंदर कोई भी मैं ये नहीं कह रही कि प्रतिभा है, योग्यता है, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि ऊपर वाले की कृपा है मेरे ऊपर, अगर कोई आशीर्वाद उसने मुझे दिया है कि मुझे हिंदी लिटरेचर से बहुत लगाव है, तो क्यों ना मैं उस लगाव को दूसरों में बांटूँ। ठीक है, क्यों ना मैं उस लगाव को एक एक अपनी रुचि को एक ऐसा स्थान दूँ जो मेरे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको उससे वो लाभान्वित हो सकें। ठीक है, क्योंकि रुचि होना एक अलग चीज़ है, लेकिन अपनी रुचि से समाज का कल्याण करना ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो मैं तो यूं ही बस एक विचार लेकर के ऐसे ही इस राह पर चल दी थी और मुझे नहीं पता था कि आप इतना पसंद करेंगे। हालांकि 1.5 साल का मेरा गैप भी हो गया, बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ रहीं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं और इसी तरह से जो मेरे अंदर की भावना है उसे लगातार बना कर रखिएगा, क्योंकि अगर आप मुझे अप्रिसिएशन नहीं करेंगे, आपका मोटिवेशन मुझे प्राप्त नहीं होगा, और तो मुझे ऐसा लगेगा कि शायद जो मैं भी वीडियोस बनाती हूँ, जो भी मैं मेहनत कर रही हूँ, ठीक है, अपने लिए भी कर रही हूँ और आपके लिए भी कर रही हूँ, वो शायद बेकार है ना। देखिए, एक टीचर के लिए एक सैलरी से ज़्यादा, एक रुपया पैसे से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी होता है कि अपने स्टूडेंट जब वो खुश होकर के आते हैं और कहते हैं कि मैम मेरा सिलेक्शन हो गया। जब भी कोई मैसेज मेरे पास आता है कि मैम आपने मुझे पढ़ाया, मैं आपके वीडियोस देखता हूँ या देखती हूँ, मेरा नेट में सिलेक्शन हो गया, मेरा पीजीटी में सिलेक्शन हो गया, भले ही बहुत बहुत दूर के, कोई आंध्रा का है, कोई पंजाब का है, कोई राजस्थान का है, कुछ लोग विदेशों से भी मैसेज करते हैं। ठीक है, एक बच्ची है वो पाकिस्तान से मैसेज करती है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अंदर से प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो हम जो टीचर्स होते हैं, जो भी एक अच्छी भावना लेकर के पढ़ाते हैं, वो सबसे ज़्यादा उन्हें खुशी किस चीज़ से मिलती है, जब उनके बच्चे सक्सेसफुल होते हैं। मुझे नहीं पता आप सब लोग कहाँ होंगे, ठीक है, आप कहाँ से मुझे देखते होंगे, ये सब मुझे हो सकता है जीवन में हम कभी मिल पाएँ या ना मिल पाएँ, लेकिन जब भी कोई व्यक्ति सफल होता है, जब भी कोई भी स्टूडेंट या कोई भी पढ़ने वाले बच्चे जो हैं जब सफल होते हैं, तो अंदर से एक अंदरूनी खुशी महसूस होती है, तो वो सबसे बड़ी बात होती है ना। तो इसीलिए जब भी आप वीडियोस को देखते हैं और कोई भी कमेंट करते हैं या कुछ भी ऐसा मैसेज करते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो गया, या कई बच्चों के मेरे पास आते रहते हैं कमेंट, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अंदर से
कि चलिए कुछ तो इस जो भी ऊपर वाले ने जो कुछ दिया है, ये शरीर जो दिया है, बड़े भाग मानस तन पावा, जैसे कि तुलसीदास जी ने कहा है, तो अगर ये तन मिला है तो इसका कुछ तो उपयोग हो पा रहा है, कुछ समाज कल्याण कर पा रहे हैं। तो बस यही एक राह पर मैं चल रही हूँ और कोशिश करती हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट दूँ। हालांकि कई बार मेरे से कुछ मिस्टेक्स भी हो जाती हैं, क्योंकि मैं इंसान हूँ, देवता नहीं हूँ, मुझसे भी मिस्टेक्स हो सकती हैं, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो मैं ज़रूर उसे इम्प्रूव करती हूँ। आपकी सलाह अगर आप देते हैं तो उसको भी ज़रूर फॉलो करने की कोशिश करती हूँ, है ना। तो इसलिए लगातार जो है वीडियोस को अगर आप देख रहे हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए, मुझे बताइए कि आपको कैसा लगता है और आप जो है क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, या फिर अगर आपको कुछ अच्छा मिलता है तो उसके बारे में मुझे बताते रहिए, ठीक है। तो देखिए, हम बात कर रहे थे द्विवेदी युग की। तो द्विवेदी युग में जो है मैं अब इस समय आपको द्विवेदी युग से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताऊंगी। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा आज का, लेकिन देख लेंगे, इसमें आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, विगत परीक्षाओं में पूछी भी गई हैं और आगे भी आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार ध्यान से, कोई बात नहीं, अगर ज़्यादा लंबा हो जाता है तो आप 2 बार में वीडियो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है द्विवेदी युग का, मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराए थे, ठीक है। तो उसके कुछ क्वेश्चन थे जो मेरे अधूरे रह गए थे, पहले वो वाली सीरीज़ कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको 20 क्वेश्चन और कराऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, मैं छोटे छोटे क्वेश्चन से बता देती हूँ फटाफट। द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम से हुआ था? ये सभी को पता होगा। द्विवेदी युग का नामकरण जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से हुआ था, हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम से बिल्कुल भी नहीं हुआ था, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। जो वीर होता है उसी का नाम लिया जाता है, बस ऐसे याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, जागरण सुधार काल, ठीक है। कि द्विवेदी युग को, द्विवेदी जो युग है उसको जागरण सुधार काल नाम किसने दिया था? तो जागरण सुधार काल जो नाम दिया था वो डॉक्टर नगेंद्र ने दिया था, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ भी चुका है पीजीटी में, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद प्रमुख विशेषता, ठीक। प्रमुख विशेषता क्या थी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता क्या थी, ठीक है। तो द्विवेदी युग, देखिए प्रमुख विशेषता में बहुत सारी विशेषताएं कॉमन होती हैं, लेकिन अगर द्विवेदी युग की बात करें तो द्विवेदी युग की 2 विशेषताएं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। पहला तो भाषा का परिष्करण, भाषा का परिमार्जन, ठीक है। क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सबसे ज़्यादा अगर ध्यान दिया था तो वो भाषा के परिष्करण पर दिया था। भाषा बहुत शुद्ध होनी चाहिए, परिमार्जित होनी चाहिए, इसीलिए वो कमी भी निकाल दिया करते थे, बहुत जल्दी कमी निकालते थे वो, ठीक है। जब मैं छायावाद पढ़ाऊँगी तो आपको एक किस्सा सुनाऊँगी, बहुत ही मज़ेदार किस्सा है, बताऊँगी कि कैसे उन्होंने इतने मतलब अच्छे कवियों की कमियाँ निकाली थी, ठीक है। पंत जी ने कविता भेजी थी जब, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी। तो इसीलिए महावीर प्रसाद देवी ने व्याकरण की जो शुद्धियाँ होती हैं उन पर विशेष ध्यान दिया था। तो पहली विशेषता तो ये हो सकती है कि परिमार्जित भाषा, और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो आपको किसी भी युग में नहीं मिलेगी, वो है इतिवृत्तात्मकता, ठीक है। इतिवृत्तात्मक का मतलब, वृत्तात्मकता का मतलब अगर आप जानना चाहते हैं तो आप द्विवेदी युग के मेरी विशेषताओं के वीडियोस पर जाइए और देखिए कि इतिवृत्तात्मकता किसे कहते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है, पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता द्विवेदी युग की नहीं है, तो आप क्या लगाएंगे? इतिवृत्तात्मकता, सॉरी विशेषता है, कौन सी विशेषता द्विवेदी युग की है? तो या तो भाषा का परिष्करण या फिर इतिवृत्तात्मकता, ये 2 विशेषता इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, फिर है संपूर्णता प्रतिनिधि कवि। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि द्विवेदी युग का संपूर्णता प्रतिनिधि कवि कौन है, ठीक है। तो देखिए, एक बात ये होती, एक क्वेश्चन ये आता है कि किसके नाम से द्विवेदी युग रखा गया, ठीक है, ये एक अलग क्वेश्चन है। और संपूर्णता प्रतिनिधि कवि कौन था, ये एक अलग क्वेश्चन है। इन दोनों को एक मत समझ लीजिएगा, पहली चीज़ तो मैं बता दूं, ठीक है। तो संपूर्णता प्रतिनिधि कवि जो थे वास्तव में द्विवेदी युग के, वो मैथिली शरण गुप्त जी माने जाते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय कवि की उपाधि इनको मिली थी। मैथिली शरण गुप्त संपूर्णता प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं द्विवेदी युग के, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार, ठीक है। सबसे अच्छा गीत किसने लिखा, सबसे अच्छी कविताएं जो कि गीत रूप में जो है लिखी गई, वो किसने लिखी द्विवेदी युग के अंतर्गत, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि जो सबसे अच्छे गीतकार थे वो कौन थे, मुकुटधर पांडेय जी। मुकुटधर पांडेय जी ने जो है गीत रूप में कविताएं लिखी थी, तो सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार की हम संज्ञा उनको दे सकते हैं द्विवेदी युग में, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, और आपको जो है ये मिल भी सकता है एग्जाम में, ठीक है। अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, मेरा दिमाग कहता है ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाना चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, श्रेष्ठ काव्य परंपरा का स्मारक, ठीक है।
श्रेष्ठ काव्य परंपरा का स्मारक, ये आप श्रेष्ठ ब्रज भाषा काव्य आप कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है, श्रेष्ठ ब्रज भाषा काव्य। तो देखिए श्रेष्ठ ब्रज भाषा काव्य का स्मारक, आपको मालूम है कि द्विवेदी युग में जितने भी जो काव्य लिखा गया था वो खड़ी बोली में लिखा गया था, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक रूप, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी वो भाषा का एक रूप, भाषा को एक रूप करना चाहते थे, गद्य और काव्य की भाषा को क्या करना चाहते थे, एक रूप करना चाहते थे। वो ये कहते थे कि काव्य और गद्य की भाषा एक होनी चाहिए, मतलब खड़ी बोली में ही लिखा जाए तो अच्छा है। लेकिन कुछ कवि ऐसे भी थे जिन्होंने द्विवेदी युग में, आपको मालूम है भारतेंद्र युग में ब्रजभाषा जो है वो काव्य की भाषा थी, ठीक है, लेकिन जैसे द्विवेदी युग आया महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस बात पर जोर दिया कि भाई खड़ी बोली में लिखो काव्य, ठीक है। लेकिन कुछ कवि ऐसे भी थे जिन्होंने ब्रजभाषा में सर्वश्रेष्ठ काव्य लिखा, बहुत अच्छा काव्य लिखा। खड़ी बोली में प्रिय प्रवास लिखा गया, बहुत महत्वपूर्ण काव्य माना जाता है, ठीक है, महाकाव्य। तो लेकिन ब्रजभाषा में जो लिखने वाले थे बहुत से ऐसे कवि थे जिन्होंने ब्रजभाषा में बहुत अच्छा लिखा। तो सब यहाँ पर बात ये आ रही है कि किसने ब्रजभाषा में काव्य लिखा और सर्वश्रेष्ठ स्मारक क्या है, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ स्मारक जो काव्य रचना थी वो थी, जो जिसको आज भी याद किया जाता है ब्रजभाषा की द्विवेदी युग में, वो थी उद्धव शतक, ठीक है। देखिए पिछले वीडियो में जो एक थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम थी, वो वीडियो डिलीट हो गया एक्चुअली जो मैंने बनाया था, तो वो क्वेश्चंस को मैं रिपीट कर रही हूँ। अगर ये क्वेश्चंस कुछ बच्चों ने शायद देख भी लिए होंगे, ठीक है, शुरुआत में कुछ ने देखे होंगे, लेकिन वो वीडियो मैंने डिलीट कर दिया था क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम उसमें आ गई थी, ठीक है। तो देखिए मैंने उसमें बताया था आपको कि जो ब्रजभाषा का काव्य था, ठीक है, ब्रजभाषा का जो काव्य था उसके बारे में आपको बताया था। वो क्वेश्चन थोड़ा सा गलत था, शायद क्वेश्चन भी गलत था और मैं भी थोड़ी सी उसमें गलती कर गई थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ब्रजभाषा का सर्वश्रेष्ठ काव्य या ब्रजभाषा का सर्वश्रेष्ठ स्मारक काव्य कौन सा माना जाता है, तो वो उद्धव शतक है। और उद्धव शतक किसका लिखा हुआ है, आपने ट्रिक्स में याद करा है, आप खुद बता सकते हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, फिर है काव्य भाषा। अब बताइए द्विवेदी युग की काव्य भाषा कौन सी है। द्विवेदी युग की जो काव्य भाषा है वो वास्तव में क्या है, खड़ी बोली है, सबको पता होना चाहिए। भारतेंद्र की काव्य भाषा कौन सी है, ब्रजभाषा है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, फिर है प्रकृति चित्रण। देखिए द्विवेदी युग में सर्वश्रेष्ठ प्रकृति चित्रण किसने किया, क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि द्विवेदी युग में सर्वश्रेष्ठ प्रकृति चित्रण किसने किया, कौन ऐसे कवि थे जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रकृति चित्रण किया, तो वो थे हमारे श्रीधर पाठक जी, ठीक है, सबसे अच्छा प्रकृति चित्रण उन्होंने किया। साहित्य सम्मेलन में सभापति, द्विवेदी युग के किस कवि को साहित्य सम्मेलन में सभापति से साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाकर सम्मानित किया गया था, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो द्विवेदी युग में कौन से ऐसे कवि थे साहित्य सम्मेलन में सभापति बने थे, तो वो कौन थे, वो हमारे थे, उनका नाम है हरिऔध, ठीक है, आप याद रखेंगे हरिऔध, साहित्य सम्मेलन का सभापति उनको बनाया गया। फिर है कथन, ठीक है, कथन मैं आपसे एक पूछ रही हूँ, चलिए कथन मैं आपको बताती हूँ एक, और इसका आंसर मैं आपसे लूँगी। देखिए एक कथन है, भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में मिलता है। एक कथन मैंने आपको दिया है कि जिस तरह से भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का सुंदर चरित्र वर्णन मिलता है, सूरदास के द्वारा मिलता है गृहस्थ जीवन का, वैसा ही आधुनिक काल में किस कवि के द्वारा मिलता है। तो इसका क्या आंसर होगा, चलिए आप ही मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं बताएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी, ठीक है, कि क्या है इसका आंसर, ठीक, ये आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ। चलिए फिर मैं आगे के और क्वेश्चंस बताती हूँ थोड़े से। तो देखिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं हमारे वो ज़्यादातर सब मैथिली शरण गुप्त जी पर ही आधारित है, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त जी को पढ़ना बहुत ज़्यादा लाजमी है। अगर आप द्विवेदी युग पढ़ रहे हैं, मैथिली शरण गुप्त जी पर बहुत सारे प्रश्न जो है निकल कर आते हैं और ये सब आपको पता होने चाहिए, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त हो गए, श्रीधर पाठक जी हो गए, हरिऔध जी हो गए, तीन जो जितने जो रचनाकार हैं तीन, इन पर सबसे ज़्यादा जो है क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में बताती हूँ। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है, मैथिली शरण गुप्त जी की आरंभिक रचनाएं किस पत्र में छपी थी, ठीक है, कि जब मैथिली शरण गुप्त जी लिखा करते थे तो जो उनकी आरंभिक रचनाएं थी, ठीक है, शुरुआत में उन्होंने लिखना शुरू किया था, तो वो किस पत्र में छपी थी, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो उस पत्र का नाम था वैश्यो, उसका नाम था, मैं यहाँ लिख देती हूँ, वैश्यो परक, ठीक है, उस पत्र का नाम क्या था, वैश्यो
वैश्योपकारक, सॉरी, ठीक है, वैश्योपकारक। तो जो मैथिली शरण जी की रचनाएं जिस पत्र में छपती थी उसका नाम था वैश्योपकारक, ठीक है, वैश्य प्लस उपकारक यानी वैश्योपकारक, ठीक है। तो गुरसंधि हो रही है यहाँ पर, ठीक। तो वैश्योपकारक एक ऐसा पत्र था जिसमें मैथिली शरण जब शुरू में लिखा करते थे तो उसी पत्र में वो रचनाएं छपा करती थी, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, मैथिली शरण गुप्त जी का प्रथम काव्य ग्रंथ, ठीक है। तो पहला काव्य ग्रंथ कौन सा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो पहला काव्य ग्रंथ जो है वो 1909 में लिखा गया था। अब आप सोच लीजिए, मैंने आपको ट्रिक्स के साथ में, समय काल के साथ में आपको बता रखा है कि 1909 में कौन सा काव्य ग्रंथ लिखा था मैथिली शरण गुप्त जी ने। अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो समझ ही आ ही गया होगा, ठीक है। तो ये कौन सा था, रंग में भंग, ठीक है। रंग में भंग जो है वो मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा था और ये 1909 में ये इनका प्रथम काव्य ग्रंथ था। किसका, मैथिली शरण गुप्त जी का, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है, मैथिली शरण गुप्त जी ने किस छंद का प्रयोग सबसे अधिक किया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाओं में सबसे ज़्यादा किस छंद का प्रयोग हमें मिलता है, ठीक है। तो ये जो है वास्तव में इसका आंसर है हरिगीतिका, ठीक है। हरिगीतिका छंद में सबसे ज़्यादा मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, ठीक है। बहुत अच्छा लिखा है हरिगीतिका छंद। अगर आपने देखा हो रामचरितमानस में भी हरिगीतिका छंद जगह जगह दे रखा है, ठीक है। बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। जो आप देखते हैं ना रामचरितमानस में, जो जब रामचंद्र जी पैदा हुए थे, जब प्रकट हुए थे, जब उनका जन्म हुआ था, तो उस समय की जो स्तुति की गई है, राम जन्म स्तुति है ना, वो हरिगीतिका छंद में की गई है। बहुत ही सुंदर स्तुति है ना। तो श्री रामचंद्र कृपालु भजन हरण भव वै दारुणम, ये वाली जो स्तुति है ये हरिगीतिका में लिखी है। तो उसी छंद का प्रयोग किसने किया था, मैथिली शरण गुप्त जी ने किया, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, मैथिली शरण गुप्त जी की प्रथम रचना, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चंस में थोड़ा अंतर है, आप ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन हमारा क्या है कि मैथिली शरण गुप्त जी का प्रथम काव्य ग्रंथ जो है वो रंग में भंग है। लेकिन अगर हम प्रथम रचना की बात करेंगे मैथिली शरण गुप्त जी की, तो मैथिली शरण गुप्त जी की जो प्रथम रचना है वो 1906 में जो है प्रकाशित हुई थी, ठीक है। किस में प्रकाशित हुई थी, 1906 में। और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी ये भी सुन लीजिए, ये सरस्वती में ही प्रकाशित हुई थी, ठीक है। सरस्वती के बारे में तो अभी मुझे बहुत कुछ बताना है आपको, ठीक है। तो देखिए सरस्वती में प्रकाशित हुई 1906 में, और इस रचना का नाम क्या था, इस रचना का नाम था हेमंत, ठीक है। तो सबसे पहली रचना मैथिली शरण गुप्त जी की जिसका नाम क्या था, हेमंत, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। फिर आगे चलते हैं, फिर है ख्याति का मूल आधार, यानी कि मैथिली शरण गुप्त जी को सबसे ज़्यादा किस रचना से ख्याति मिली थी, कौन सी ऐसी रचना थी जिससे मैथिली शरण गुप्त जी को ख्याति बहुत अधिक मिली। तो वो जो रचना थी उसका नाम था भारत भारती, ठीक है। भारत भारती जो बहुत ही सुंदर रचना लिखी थी उन्होंने, और सबसे बड़ी इसकी विशेषता ये थी कि उस समय वर्तमान देश की जो उस समय की समस्याएं थी, जो वर्तमान देश की जो का चित्रण था, मतलब पूरा जो वर्तमान समय था उस समय का, उस समय का पूरा चित्रण उन्होंने किया था। और दूसरी चीज़ कि फिर आगे मंगल कामना भी की थी उन्होंने आगे, ठीक है, भविष्य की उसमें। तो भारत भारती बहुत ही अच्छी रचना मानी गई थी जो कि मैथिली शरण गुप्त जी की ख्याति का मूल आधार थी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। भारत भारती किस सन में लिखी गई थी ये मैंने ट्रिक्स में आपको बताया था, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, फिर है सबसे अधिक प्रबंध काव्य किस कवि ने लिखे। क्वेश्चन अगर ये पूछा जाता है कि हिंदी के सबसे अधिक प्रबंध काव्य किस कवि ने लिखे थे, ठीक है, तो उनका नाम क्या है, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी ने सबसे ज़्यादा प्रबंध काव्य लिखे हैं, ठीक है, हिंदी कवियों में। तो हिंदी कवियों में सबसे ज़्यादा प्रबंध काव्य लिखने वाले थे ये। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि मधुप क्या है, ठीक है। मधुप किसे कहते हैं। तो मधुप वास्तव में क्या है, मधुप जो है एक जो है वास्तव में एक अनुवाद है, ठीक है। मधुप क्या है, एक अनुवाद है। अब ये अनुवाद किस चीज़ का है ये भी मैं बता देती हूँ। देखिए एक नाम आपने सुना होगा, माइकल मधुसूदन, ठीक है। तो इनकी एक कृति थी माइकल मधुसूदन दत्त, ठीक है, ये इनका पूरा नाम था।
तो इनकी जो कृतियाँ थी उनका अनुवाद जो है वो मधुप नाम से किया था। किन्होंने? मधुप उपनाम से किया था। किन्होंने किया था? मैथिलीशरण गुप्त जी ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उमर खयाम की रुवाइयाँ, अभी तो मैंने क्वेश्चन कराया नहीं है, ये भी बहुत पूछा जाता है। मैथिलीशरण गुप्त जी ने किया था। चलिए ये भी मैं आगे बताऊंगी। फिलहाल तो माइकल मधुसूदन की बात सुन लीजिए। माइकल मधुसूदन दत्त जो हैं वो उनकी जो कृतियाँ थी उनका अनुवाद मधुप उपनाम से किया। किसने किया? मैथिलीशरण गुप्त जी ने किया। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन में है कि हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। ये जो पंक्तियां हैं ये किस रचना से ली गई हैं? मैथिलीशरण गुप्त की किस रचना से ली गई हैं जिसमें कहा गया है हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। ठीक है। तो ये जो वास्तव में पंक्तियां हैं ये भारत भारती की है। ठीक है। मातृभूमि की बात चल रही है तो भाई भारत भारती की ये पंक्तियां हैं। बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं। ठीक है। आप याद रखिए, क्या पता एग्जाम में ही आ जाए इस बार। ठीक। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। फिर है साकेत का प्रेरणा स्रोत। ठीक है। साकेत के बारे में सभी लोग जानते हैं कि साकेत लिखा था मैथिलीशरण गुप्त जी ने। ठीक है। अब बात ये आती कि साकेत का प्रेरणा स्रोत, साकेत की प्रेरणा मिली कहाँ से? ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर एक लेख का नाम लिख रही हूँ। एक लेख था जिसका नाम था काव्येर, आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में, काव्येर। ठीक है। इसका नाम क्या था? काव्येर उपेक्षिता। काव्येर उपेक्षिता। अब ये था क्या? ये एक लेख था। ठीक है। काव्येर उपेक्षिता एक लेख था, बंगला में लिखा हुआ। अब आप ये पूछेंगे था क्या? तो ये एक लेख था। और किसने लिखा था? ये लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है। तो जब मैथिलीशरण गुप्त जी ने ये जो काव्येर उपेक्षिता लेख था जब इसको पढ़ा तो उन्हें जो है प्रेरणा मिली क्या लिखने की? साकेत। क्योंकि काव्येर उपेक्षिता कहीं ना कहीं उसका आधार था और उसको पढ़ करके साकेत लिखने की प्रेरणा मिली मैथिलीशरण गुप्त जी को। तो पूछा जाए कि साकेत किसकी प्रेरणा से, किस रचना से प्रेरणा लेकर के लिखा गया था? तो उसका आंसर क्या है? काव्येर उपेक्षिता, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर की थी। फिर है साकेत पर पुरस्कार। ठीक है। देखिए मैथिलीशरण गुप्त जी को साकेत पर कौन सा पुरस्कार दिया गया? ठीक है। मैथिलीशरण गुप्त जी को साकेत पर कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो पहली बात तो आप ये याद रखिए कि ये पुरस्कार उन्हें मिला था 1936 में। कब मिला था? 1936 में। और पुरस्कार था कौन सा? वो था मंगला पारितोषिक। ठीक है। मंगला पारितोषिक पुरस्कार जो है वो मैथिलीशरण गुप्त जी को दिया गया था 1936 में। ठीक है। किस पर मिला था? ये अब इसी लाइन से कितने सारे क्वेश्चन बनना है। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि 1936 में मंगला पारितोषिक पुरस्कार किसको दिया गया था? ठीक है। तो किसको दिया गया? मैथिलीशरण गुप्त जी को दिया गया। ठीक। या फिर ये पूछा जा सकता है कि 1936 में मंगला पारितोषिक पुरस्कार किस रचना पर दिया गया था? तो किस पर दिया गया था? साकेत पर दिया गया था। या फिर ये पूछा जा सकता है कि साकेत पर कौन सा पुरस्कार मैथिलीशरण गुप्त जी को मिला? तो क्या है? मंगला पारितोषिक। किस सन में मिला? तो बहुत सारे क्वेश्चन बन करके आते हैं, तो आप जो है इसको कर लीजिएगा। ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ कि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ, 23 मिनट तो हो ही चुके हैं। ठीक है। चलिए अब आगे के क्वेश्चन मैं आपको अब अगली क्लास में करवाऊँगी। ठीक है। मैथिलीशरण गुप्त जी से संबंधित, श्रीधर पाठक जी से संबंधित ये द्विवेदी युग पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। द्विवेदी युग, छायावादी, मतलब ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास है। और एक बात मैं आपको बताऊँ, देखिए टीजीटी वाले ये ना समझें कि हमारा पेपर बहुत ईजी आता है। ठीक है। देखिए टीजीटी वालों को, खास तौर से टीजीटी के जितने स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट का टीजीटी दे रहे हो, चाहे वो किसी भी जगह कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो टीजीटी का, अगर हिंदी में दे रहे हैं तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि काव्य शास्त्र में ओवरऑल सरफेस का पूछा जाता है। अगर मैं DSSS की बात करूँ तो काव्य शास्त्र के मुश्किल से आपको अगर ज़्यादा मिलेंगे तो 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है। और बिल्कुल सतही ज्ञान वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं काव्य शास्त्र के भी। लेकिन अगर आपको सबसे ज़्यादा अगर किसी से मिलता है टीजीटी में तो वो मिलता है काव्य साहित्य के इतिहास से। ठीक है। कई सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास आते हैं कमेंट्स कि मैम टीजीटी के हिसाब से पढ़ाइए, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि जो मैं पढ़ा रही हूँ आप प्लीज़ उसको पढ़ते रहिए। टीजीटी वालों से ख़ास तौर से बोल रही हूँ क्योंकि टीजीटी में सबसे ज़्यादा यही आता है, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य का इतिहास तो आपको ढंग से पढ़ना होगा टीजीटी के लिए। ठीक है।
बाकी काव्य शास्त्र में बिल्कुल मैं आपके लिए ऐसे 200 क्वेश्चन का एक सेट बना दूंगी, आप वो पढ़ के एग्ज़ाम में चले जाइए, आपका कहीं ना कहीं बिल्कुल आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। मुझे मालूम है कि टीजीटी का में जो है ज़्यादा बड़ा स्तर नहीं होता काव्य शास्त्र का। अगर आपका आएगा तो भारतीय साहित्य का इतिहास प्लस आपके जो पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं वो रहे, और प्लस आपके जो ये जनसंचार वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, व्याकरण आ गई, ठीक है। और इसके अलावा हिंदी भाषा का विकास, इससे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो भी पढ़ना, वो भी अच्छे से आपको पढ़ना होगा, हिंदी भाषा का विकास। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है टीजीटी वालों के लिए वो है क्या, वो है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास। तो जो भी मैं वीडियोज़ आपको दे रही हूँ उनको डीपली पढ़ लीजिए, आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। पेपर बहुत टफ आता है अब, ठीक है, पेपर में पढ़ा हुआ कुछ भी नहीं आता, पेपर में सब समझा हुआ ही आता है कि आप इस कुछ वो जो एग्ज़ाम जो आपका जो लेवल होता है पेपर का, उसमें आप पढ़ कर के आपको लगेगा कि अरे भाई बहुत अच्छा पेपर हो गया, बहुत अच्छा पेपर हो गया। लेकिन आप जब घर आके उसे सॉल्व करते हैं तो आपको लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चन घूमे हुए थे, आप समझ ही नहीं पाए। तो क्वेश्चंस मतलब आपने कितना पढ़ा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कितना समझा है उन चीज़ों को, कितनी गहराई से समझा है। इसलिए मैं हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत अच्छे से पढ़ा रही हूँ, इसलिए पढ़ा रही हूँ कि टीजीटी पीजीटी नेट तीनों की बहुत अच्छी तैयारी हो जाए, ठीक है। उसके बाद फिर मुझे पता है भी आगे काव्य शास्त्र में देखिए विधाएं भी बड़ी इंपॉर्टेंट है टीजीटी वालों के लिए। तो लेकिन विधाओं में बहुत ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, जैसे जैसे पात्र पूछ ली जाएंगे आपसे, रचनाकार पूछ ली जाएंगे, ठीक है, कुछ जो इम्पोर्टेंट रचनाएं उनके बारे में पूछ ली जाएंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब मैं काव्य शास्त्र पर आऊँगी तब मैं आपको छान करके दूँगी टीजीटी वालों को कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो प्लीज़ अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको ध्यान से पढ़ लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। टीजीटी वाले बार बार कमेंट कर रहे हो, आप लोग परेशान होते हो कि मैम टीजीटी के लिए पढ़ाइए। मैं आपको बता रही हूँ हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इसको डीपली ही पढ़िए टीजीटी वाले, ठीक है। बाकी पीजीटी और नेट को तो ओवरऑल सभी कुछ पढ़ना है, ठीक है। और जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना एनफ होगा, ये मैं गारंटी तो नहीं ले रही हूँ, गारंटी तो कोई भी टीचर नहीं ले सकता, लेकिन मैं इतना बता रही हूँ कि जब आप एग्ज़ाम दे के आएंगे तो कहीं ना कहीं आपके चेहरे पर एक सेटिस्फेक्शन होगा। आप मुझे आके ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, ज़रूर बताएंगे कि मैम आज मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ। सच में जो भी हमने पढ़ा है इस चैनल से, कहीं ना कहीं हमें बहुत उसका फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो ये बात आप ज़रूर बोलेंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि सिर्फ मेरी मेहनत से ही काम नहीं चलेगा, आपको एक एक वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, नोट करना है। नोट डाउन करने का टाइम नहीं है तो नोट्स आप लेते चलिए साथ साथ, तो आपको और फ़ायदा होगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग ठीक से अच्छे से पढ़िए, डीपली पढ़िए। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी इम्पोर्टेंट तथ्य बताऊंगी द्विवेदी युग के, उसके बाद छायावाद स्टार्ट करूंगी, और फिर 1931 से लेकर 1940 तक की रचनाएं आपको 10 साल की फिर करवाऊंगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अगर प्लीज़ कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट कीजिए मुझे, और वीडियोस को शेयर करिए। ऐसे स्टूडेंट्स को ज़रूर शेयर कीजिए जो गांव देहात में रहते हैं, जो किसी कोचिंग में नहीं जा सकते, जो इतना एफर्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे जहाँ तक हो सकते हैं वीडियोस वहाँ ज़रूर पहुँचने चाहिए, जहाँ प्रतिभा है लेकिन सिर्फ मार्गदर्शन की कमी है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को ज़रूर ये वीडियोस मिलने चाहिए। तो आप लगातार शेयर करिए और इसी तरह से देखते रहिए मेरे वीडियोस। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।